हेलो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए आज से हम इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी से संबंधित हर एक बिंदु को एक एक चैप्टर के रूप में शुरू से अंत तक हम कुछ दिनों में आपको सीरीज प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए आप एनसीईआरटी को अपने मद्देनज़र अपने दिमाग में इस बिंदु को रखते हुए हर एक बिंदु को बारीकी से समझिए और उसके बाद अंत में हम आपसे 10 प्रश्न पूछेंगे जो आपके पास पीडीएफ है इसी के माध्यम से उसे प्रदान किया गया होगा। उस 10 प्रश्नों में से आप कितने सही आंसर कर पाते हैं इसे ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम आपको थ्योरी के रूप में हर एक बिंदु को समझाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पहली बिंदु के रूप में भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है हम लोग भारत का संवैधानिक विकास अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात किया जाए कि भारत की जो संवैधानिक विकास है वह भारत की संवैधानिक विकास कितने चरणों में संपन्न हुआ। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आई और उसके बाद उसके द्वारा जो कंपनी के द्वारा जो एक्ट लागू किए गए उसमें से सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था। तो इस तरीके से भारत का संवैधानिक विकास जो है 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी चीज़ें आई उसको हम लोग संवैधानिक विकास की ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे रूप में हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ब्रिटिश क्राउन कहने का मतलब हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की जो नियम थे, भारत के जो कानून यहाँ पर उपस्थित किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उससे अब ले करके सीधे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश की जो महारानी थी उनके द्वारा वहाँ पर देखी गई, इसे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत माना जाएगा। अर्थात भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में संपन्न होता है। वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उसको मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसमें लिखा गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 की बात की गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था ये प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। 1784 हो जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 17 कब पारित किया गया था? 1773। इसी में पूछा जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट भी था। उसके बाद भारत शासन अधिनियम जो है 1858 में प्रारंभ होता है। इसमें सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत की स्थितियों पर अपनी नज़रें बनाए रहती हैं। इसमें 1858 से ये शुरुआत होता है और भारत शासन अधिनियम 1947 में इसकी समापन हो जाती है, जैसा कि आपने देखा है। इसमें से आपको भारत परिषद अधिनियम 1861 आप देख रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 हो गया। अर्थात अधिनियम जो है अब जो है शासन जो है परिषद में बदल जाता है 1909 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1947। अर्थात भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत की जाती है। दोस्तों आइए मूल बिंदुएं हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रमुख बिंदुओं में लिखा गया है कि संविधान की रचना हेतु, ध्यान से देखेंगे, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके मन में आया या किसने प्रस्तुत किया? याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। स्वराज पार्टी अर्थात 1934 ईस्वी में उन्हीं के दिमाग में सबसे पहले संविधान सभा का ये विमोचन करने का या संविधान सभा का स्थापना का विचार उन्हीं के दिमाग में आया। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया या कार्यों को किया। इसमें एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था। देखेंगे दोनों बिंदुओं में अंतर होती है कि भारतीय संविधान सभा का गठन करने का जो विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया वो स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में, लेकिन एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की प्रस्ताव किसने दिया था? क्रिप्स मिशन द्वारा इसका सुझाव दिया गया था या प्रस्ताव दिया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव
कहाँ से हुआ या कैसे हुआ? तो याद रखेंगे, विभिन्न प्रांतों में विधानसभाओं का निर्माण करके और उसके द्वारा जो है भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव किया गया और एक सदस्य लगभग 10 लाख की आबादी पर चुने गए थे। इसी में आगे हमने इस बिंदु को समेटा है। ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ था? तुरंत ही बताया, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था भारतीय संविधान सभा में। याद रखेंगे, आगे बिंदु है आपके पास कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की जो है पहली बैठक की गई थी। दोस्तों, इस सभा में उपस्थित रहने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हीं को इसकी अध्यक्षता दिया गया था, लेकिन यह अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे बल्कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आपको पता होना चाहिए कि सच्चिदानंद सिन्हा, इनका लगाव जो है बिहार से था। याद रखेंगे, ये भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे लेकिन अस्थायी थे। लेकिन संविधान सभा के द्वितीय अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष कहेंगे तो वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका भी संबंध बिहार के आपके सिवान जीरादेई से संबंधित थे। तो आइए इस बिंदु को देख लेते हैं। लिखा गया है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान निर्माण के कार्य जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू हुआ था। अर्थात संविधान पर निर्माण का कार्य जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि जिसको प्रस्तावना आप कहते हैं, उससे इसको शुरू किया गया था। आगे देख लेते हैं। अगली बिंदु आपके पास है कि उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। तो याद रखेंगे, उस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 के साथ ही संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था। आगे बिंदु है आपके पास, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। याद रखेंगे, भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रारूप है वो सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आगे बिंदु है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये आप सभी जानते होंगे। आगे बिंदु आपके पास है, कहता है कि भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। याद रखेंगे, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं पर संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जो थे GV मावलंकर थे। आगे बिंदु है आपके सामने कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है, जिनकी दोनों प्रतियों पर उसके सभी सदस्यों ने क्या किया है? हस्ताक्षर भी किया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे भारत के लिए लागू कर दिया गया। तब से हमारा भारत एक संपूर्ण गणतंत्र के रूप में, गणराज्य के रूप में जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगली बिंदु है कि भारतीय संविधान का निर्माण काल में कुल 12 अधिवेशन हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 12 अधिवेशन हुए, लेकिन इस पर अगर बहस की गई तो उसकी संख्या 114 दिन होती है। तो इस पर जरूर गौर फरमाएंगे। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया, जिसने संविधान के निर्माण की कार्यों को पूर्ण किया है। आप सभी इस बिंदु को अवश्य जानते होंगे। अगला बिंदु है कि संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन पहले बंगाल, परंतु देश के विभाजन के बाद इनका जो निर्वाचन है वह बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947-50 के लिए किया गया। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, संविधान सभा में अम्बेडकर जी का निर्वाचन जो है सबसे पहले बंगाल से हुआ था, लेकिन देश विभाजन के बाद फिर से इसको गठित करने की जरूरत पड़ी संविधान सभा को, क्योंकि पाकिस्तान उधर कट गया था। वो अपने अलग संविधान की मांग कर रहा था, अपने अलग संविधान बनाने की बातें की। इस दौरान पश्चिम बंगाल, जो बंगाल के कुछ क्षेत्र वो बांग्लादेश में चले गए। उसी दौरान इनकी सीटें जो हैं फिर से कायम करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी से इनको चुना गया था। तो पहले बंगाल से, बाद में आपके मुंबई प्रेसिडेंसी से। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अंबेडकर जी एक महान शख्स थे, इसमें कोई दोहराय नहीं है, बाबा भीमराव अंबेडकर। लेकिन उनके बारे में मैंने एक अध्ययन किया कि
लोकसभा की चुनाव जब वो मतलब फाइट किए भारतीय इतिहास में, यानी कि वो स्वतंत्र भारत में, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमेशा ही हार मिली। वे कभी लोकसभा की जो है चुनाव नहीं जीत पाए थे। अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता, आगे देख लेते हैं। प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष देख लेते हैं कि भारत की संविधान जो है वह कुछ समितियों के द्वारा पारित किया गया, उसको तैयार किया गया। इसमें संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, प्रांतीय संविधान सभा जो है समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रक्रिया और नियम समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद राज्यों के लिए समिति जो गठित की गई उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस भी समिति के आगे संघ शब्द लगा हुआ हो उस संघ पंडित जवाहरलाल नेहरू को चला जाता है। प्रारूप समिति याद रखेंगे BR अम्बेडकर द्वारा, और संचालन समिति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं अंतरिम सरकार, यानी कि संविधान निर्माण के समय, उसके जब संविधान निर्माण का काम शुरू हुआ, कुछ काम चले, उसके बाद भारत में एक सरकार की स्थापना की गई थी जिसमें मुस्लिम लीग और ये क्या बोलते हैं आपको अपनी भारत की जो कांग्रेस थी, ये दोनों मिल करके एक सरकार गठित की थी। उस सरकार को अंतरिम सरकार के नाम से जानते हैं। इसका सन 1946 था। उसमें कुछ व्यक्ति जो पाकिस्तान में बाद में चले गए उनको भी इस जगह दिया गया था, जिसमें से लियाकत अली खान को आप जानते होंगे। तो उसको अंतरिम सरकार कहते हैं। वर्ष 1946 में इसको स्थापित किया गया था, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया था, और इससे क्वेश्चन भी BPSC में पूछा जाता है बार बार, पिछले 3 सालों से पूछा जा रहा है। इस साल भी 67वीं BPSC में भी पूछा गया था कि श्रम जो मंत्रालय था वो किनके पास था। इसमें अब जगजीवन राम आपको आंसर दिखाई दे रहा है, देख लेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो थे राष्ट्रमंडल और संबंध विदेशी मामले देख रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय के कार्यभार को देख रहे थे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। उसके बाद जॉन मथाई जो थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम को तुरंत बताया श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया था। वहीं पर श्री राजगोपालाचारी को जो है आपको शिक्षा एवं कला मंत्रालय दिया गया था। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी बिंदुएं हैं जो परीक्षाएं में पूछी गई हैं और भविष्य में पूछे जाने की ज़्यादा आशंका बना रहता है। उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर समेटा है। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कभी कभी आप देखिएगा तो यह GV मैंगलोकर भी दिखाया जाता है, लेकिन आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मानेंगे। ये एक विवादित प्रश्न मुझे कई बार लगता है, आप निकाल कर देखिएगा विकिपीडिया से, तो कभी कभी आपको GV मैंगलोकर तो कुछ वीडियोज़ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन फैक्ट है कि संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह जनगण को 26 में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत नहीं, राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर जनगण मन आपके पास नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगान यहाँ पर जनगण नहीं, यहाँ पर जो अशोक स्तंभ होना चाहिए। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि संविधान नहीं बल्कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया है 26 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे, सरकार के द्वारा इसको किया गया। आगे देख लेते हैं। अगला बिंदु है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछ देगी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था तो 1774 कहेंगे, लेकिन किस एक्ट के द्वारा हुआ था? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अगला है भारत का सबसे बड़ा कानून भारत शासन अधिनियम 1935 है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला बिंदु है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लागू किए गए थे।
केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। मैक्सिमम जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें मैक्सिमम चीज़ें ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिया गया है, इसलिए इसे भारत का सबसे बड़ा कानून कहते हैं। दोस्तों अब आ गई है आपकी बारी कि आप इस वीडियो को कितना समझे और आप अपने दिमाग में कितना चीज़ों को समेट पाए हैं। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा। पहला प्रश्न जैसा आपके पास दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, या फिर टिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तुरंत आपको बताया है, अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन सी किया है तो आपने बहुत ही खूबसूरत किया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के माध्यम से भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, या आप लोग जो है इसका आंसर जरूर अपने स्कोर के माध्यम से बताइएगा मुझे। अपने कॉपी में एक तो कर लीजिए कि 10 प्रश्नों में आप कितना सही आंसर दे पाते हैं। फिर अगले दिन आपको दूसरा वीडियो उपलब्ध कराएंगे। पूरी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी आपके सामने हम प्रस्तुत कराएंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। प्रश्न आपके सामने तुरंत पर आया, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपने अगर ऑप्शन नंबर बी चुना है 9 दिसंबर 1946, तो आपका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, भारत के संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारत की संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, जिसको हम लोग संविधान सभा के अध्यक्ष भी बोलेंगे, वे अस्थायी जो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, शुरू से अंत तक यही रहे हैं। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि किस अधिनियम द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपने सही किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। आगे देखते हैं दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अगर आपने आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपने सही आंसर किया है। BN राव जो हैं भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? सही आंसर है कि भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन की संख्या 12 थी। 114 दिन बहस हुए थे। इसको सही आंसर नहीं करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो सही आंसर है 22 जुलाई 1947 ईस्वी में भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप इसको नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो नोट्स आप इसको बना लेंगे। हम इसका पीडीओ भी फ्री में आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, तो फ्री में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप बनाते चलेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट हम डेली बाय डेली कोशिश करेंगे। एक हो सकता है कि एक दिन गैप हो ये, लेकिन दूसरे दिन आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगला है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है आंसर के रूप में तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपने बहुत ही खूबसूरत किया है। आपके पास अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार 1946 के मामले में कौन सा गलत जोड़ा है? आप सभी जानते हैं कि अंतरिम सरकार 1946 के मामले में 1946 में बनाई गई थी। इस मामले में कुछ मंत्री और उनके जो पद हैं या उनके जो मंत्रालय हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है। आपको ये कमेंट कर देना है या आपको ये बता देना है या आंसर के रूप में आपको आंसर चुन लेना है कि कौन सा गलत है। जगजीवन राम मैंने बताया 67वीं बीपीएससी में पूछा भी गया था, श्रम मंत्री थे
थे, सही आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, शायद 66वीं बीपीएससी या फिर इसके पहले जो रद्द हुआ था उसमें शायद ये पूछा गया था। आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री थे, ऐसा नहीं है, वे तो गृह मंत्री थे। और लियाकत अली जो कि बाद में पाकिस्तान चले गए, जहाँ तक मैंने पढ़ा, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री नहीं बल्कि यह आपको गृह मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों जाते जाते एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूंगा, अगर इस वीडियो को देख लिए हैं तो आप जरूर एक कमेंट कर दीजिएगा कि भारतीय संविधान सभा जो बनी उसमें कुल महिलाओं की कितनी संख्या थी। तो आप कहीं से इसको जुगाड़ लगाइए, कहीं ना कहीं से उपाय लगाइए और हमें कमेंट कीजिए। अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम अपने अगले वीडियो में आपके कमेंट्स को अपने वीडियो में सबसे ऊपर रख करके, और जितने लोगों का आंसर सही आ जाएगा उनका मैं अपने कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर यानी कि अगले वीडियो में जाहिर कर दूंगा। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थीं, आप इसको हमें कमेंट कर सकते हैं। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम एक से बढ़ करके आपको एक कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।